स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत आज के मौसम से करते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार के कई जिलों में मानसून ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने बिहार के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना बताई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जहाँ 9 सितंबर को कैमूर, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में आंधी बिजली की आशंका है। वहीं पर 10 सितंबर से दक्षिण बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में किशनगंज और फिर अररिया में तेज बारिश दर्ज की गई है। देर रात पटना में भी तेज हवा और फिर बारिश ने लोगों को प्रभावित किया है। नवादा के अकोना पंचायत के हजारा खाप गांव में बिजली गिरने से 68 वर्षीय मुनकी देवी की जान चली गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने की है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने ऑनलाइन पोर्टल शुभारंभ किया है। जब बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना स्थित एक अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया और नगर क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने योजना से जुड़ी हुई आवेदन प्रपत्र का विमोचन किया और फिर 250 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इन वाहनों के जरिए बिहार के चिन्हित इलाकों में 20 दिनों तक वीडियो के माध्यम से महिलाओं को योजना से जुड़ी हुई जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक लघु फिल्म भी मुख्यमंत्री को दिखाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। सितंबर महीने से महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे वे अपना रोजगार शुरू कर सके। जहां काम शुरू करने के बाद जरूरत के मुताबिक 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि तेजस्वी और राहुल गांधी के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है। जहां बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन और फिर एनडीए में शामिल छोटे राजनीतिक दलों ने भी अपनी गेम प्लान से राष्ट्रीय नेताओं को अवगत करा दिया है। सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में हलचल चल रही है। इस बार इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और फिर पशुपति पारस का लोजपा गुट भी शामिल है। जहाँ दोनों दल ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इससे इंडिया गठबंधन के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। जब बिहार में महागठबंधन की बात करें तो फिर इसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और फिर वीआईपी पार्टी अभी तक शामिल थे। अब 2 और दलों ने भी इसमें एंट्री की है। इस बार हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो भी इसमें शामिल है और लोजपा पारस गुट में इसमें शामिल है। अब कुल 8 दल महागठबंधन में हो गए हैं। अब की बार बिहार विधानसभा की 243 सीटों का 8 दलों में बंटवारा होगा। जब बताया जा रहा है कि कांग्रेस और भाकपा माले इस बार पहले से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी अपने हिस्से में 40 सीटें मांग रही है। जब पार्टी के सांसद अरुण भारती ने 2020 के चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को एनडीए को याद दिलाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि भले ही उस चुनाव में हम केवल 1 सीट पर जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर के हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो फिर हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और फिर जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। असल ये हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया है कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती थी तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी थी। दोस्तों कहते हैं कि इश्क जब सोशल मीडिया की गलियों से निकल करके गांव की चौपाल तक पहुंचता है तो फिर नतीजा कभी कभी कहानी बन जाता है। ऐसा ही मंजर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर एक नौजवान आशिक अपनी महबूबा से चोरी छुपे मिलने प्रदेश से गाँव लौटा, लेकिन गाँव वालों की चौकन्नी नज़रों ने उनकी सारी रोमांस भरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। जब करीब 1 साल पहले युवक युवती की जान पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी, जहाँ लाइक और फिर कमेंट से शुरू
शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे चाट और फिर मोहब्बत में बदल गया। दोनों रोजाना वर्चुअल महफिल सजाते और कस्मों वादों की सौगात देते। मोहब्बत ने हद तब पार की जब युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गुरुवार को सीधे प्रदेश से सरैया गांव पहुंच गया। युवक युवती की यानी कि प्रेमी प्रेमिका की गुप्त मुलाकात की भनक जैसे ही गांव वालों को लगी तो मामला गुपचुप मोहब्बत से सीधे पब्लिक तमाशा बन गया। जब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और फिर दोनों को पकड़ कर लिया गया। जब पंचायत जैसे माहौल में प्रेमी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, इश्क के इल्जाम में सजा सुनाई गई, शादी को करो वरना बदनामी झेलो। वहीं पर गांव के दरबार में ढोल नगाड़े तो नहीं बजे, मगर जबरिया शादी का सीन पूरा फिल्मी रहा। जब प्रेमी ने सबके सामने अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा, यह नज़ारा कैमरे के में कैद हो गया है और फिर वीडियो वायरल हो गया है। युवक युवती ने यानी कि प्रेमी प्रेमिका ने ऐलान किया है कि वे शादी उनकी मर्जी से है और वे समाज की परवाह किए बिना ही साथ रहेंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या दलों की राजनीतिक हैसियत तय करती है। जब सत्ता बनाने बिगाड़ने या फिर विपक्ष में पूछ भी सीटों की संख्या ही निर्धारित करती है। इसके लिए पार्टी का एक नाम, निशान और फिर चेहरे का होना बड़ी शर्त है। पार्टी का एक चुनाव चिन्ह और फिर इसे शहर से लेकर के सुदूर गाँव तक का पहचान, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए राजनीतिक पार्टी का मान्यता प्राप्त दल होना ज़रूरी है। जब लोकसभा, विधानसभा और फिर विधान परिषद में भी दल से सदस्य होने के बावजूद भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मान्यता प्राप्त दल के रूप में स्थापित नहीं है। इन तीनों सदनों में प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी मान्यता प्राप्त दल नहीं होने पर पार्टी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। पार्टी के दिल्ली आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में हम के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे सार्वजनिक किया है। अलग अलग मंचों से वे सीटों की मांग करते रहे हैं। इस बार उन्होंने पार्टी को मान्यता प्राप्त दल का दर्जा प्राप्त करने के नाम पर एनडीए से 20 सीटों की मांग की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए 6% वोट और फिर 7 से 8 सीटें चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उनकी पार्टी कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़े। इससे उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त करने लायक सीटें जीत पाएगी और फिर 6% से अधिक मत प्राप्त कर सकेगी। दोस्तों, बिहार में अब विधानसभा चुनाव में गिनती के दिन बचे हुए हैं और फिर इस बीच सीट शेयरिंग से लेकर के प्रचार रणनीति को लेकर के अहम बैठकों का दौर जारी है। महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है और वोट अधिकार यात्रा की वजह से कांग्रेस और फिर आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच एक अच्छा तालमेल नजर आ रहा है। हालांकि इस यात्रा के समापन के बाद से बिहार में कांग्रेस और फिर आरजेडी कार्यकर्ताओं की जमीन पर सक्रियता उतनी नजर नहीं आ रही है। हाल ही में वोटर लिस्ट संशोधन यानी SIR के विरोध में निकाली गई वोट अधिकार यात्रा समाप्त हुई। यात्रा के दौरान विपक्षी दलों में उत्साह की लहर दिखी थी। गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच भी उत्साह नजर आ रहा था। हालांकि यात्रा खत्म होने के बाद अब जमीन पर सक्रियता कम होती जा रही है। ऐसे समय में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने महागठबंधन के लिए भी असहज स्थिति बना दी है। वोट अधिकार यात्रा से विपक्ष की एकजुटता का संदेश मिला था और फिर एनडीए का मुकाबला करने के लिए महागठबंधन मजबूत हालात में नजर आ रहा था। हालांकि वोट अधिकार यात्रा खत्म होते हुए राहुल गांधी की एक तस्वीर इस्लामिक देश मलेशिया से सामने आई है। बीजेपी उनके बिहार में यात्रा के बाद विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है। महागठबंधन के सहयोगी दल जैसे आरजेडी और फिर लेफ्ट पार्टियां सीट शेयरिंग और फिर नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा कर रही है। ऐसे समय में राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर बीजेपी हमलावर है। महागठबंधन के बाकी सदस्य दलों के लिए भी ये असहज करने वाली स्थिति है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इन दिनों निजी कार्यक्रम यानी कि अपना कार्यक्रम पर विदेश गए हैं। निजी कार्यक्रम पर यह समय विपक्ष के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी और फिर एनडीए लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और फिर चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं पर महागठबंधन के भीतर तालमेल और फिर सीट बंटवारे पर अब तक कोई भी ठोस तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं पर महागठबंधन को वोट अधिकार यात्रा से एक रास्ता और मोमेंट मिला है, लेकिन इससे आगे का सफर काफी मुश्किल है। इस बार एनडीए के साथ ही परिवार और फिर पार्टी से निकाले जाने के बाद से तेज प्रताप यादव भी अकेले ही अपनी पार्टी बनाकर के मैदान में है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी भी सीमांचल में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। वहीं पर आम आदमी पार्टी और फिर बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। इससे एनडीए को नुकसान की आशंका है, लेकिन ओवैसी, तेज प्रताप और फिर आम आदमी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवार की वोट काट सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सटीक रणनीति और फिर आक्रामक चुनाव प्रचार के साथ लगातार जमीन पर सक्रियता और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी में नेता लगातार भाषाई मर्यादा लांघ रहे हैं और फिर अब पूर्व विधायक और आरजेडी नेता राजवल्लभ यादव तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर के ही विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव की पत्नी की तुलना जर्सी गाय से कर डाली है। आपको बता दूं कि राजवल्लभ यादव आरजेडी की ही एक विधायक के पति भी हैं, जी हां, जिसको लेकर के विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें कि राजवल्लभ यादव ने नारदीगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने तेजस्वी यादव की शादी को लेकर के सवाल उठाते हुए उनकी पत्नी की तुलना जर्सी गाय से कर डाली थी। उनके इस बयान ने न सिर्फ नवादा बल्कि पूरे बिहार में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। आरजेडी के नेताओं ने इसे नारी समाज का अपमान बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है और राजवल्लभ यादव को फिर से जेल भेजने की मांग कर दी है। राजवल्लभ यादव ने अपनी सभा में कहा कि तेजस्वी यादव हमेशा जाति की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद एक यादव लड़की से शादी नहीं की। अगर वे ऐसा करते तो फिर यादव समाज की एक बेटी का भला होता। पूर्व आरजेडी विधायक ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव हरियाणा पंजाब से जर्सी गाय लेकर के आए हैं। राजवल्लभ यादव के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अपनी योजना की कॉपी बताया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई बिहार की महिलाओं को उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अपनी योजना की कॉपी बताया। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को नकलची सरकार कहते हुए कहा कि ये हमारी बात की कॉपी कर रहे हैं। जब मैंने माँ बहन सम्मान योजना की बात की थी तब इन्होंने महिलाओं के लिए ये योजना लाई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये योजना केवल चुनाव तक ही लाभ देगी, जबकि मेरी योजना से हमेशा महिलाओं को लाभ मिलेगा। जहां चुनाव के बाद इन्होंने इस योजना में अरंगा लगाने और फिर समीक्षा करने की बात कही है। वहीं पर चुनाव आयोग द्वारा देश भर में ईवीएम की जांच करने की बात पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में क्या काम किया है, ये मरे हुए लोगों को जिंदा दिखाया दिया है, जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया है। चुनाव आयोग ने बिहार में अच्छी प्रैक्टिस की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए, एक बात स्पष्ट है कि नकलची सरकार है, इनके पास अपना खुद का कोई भी विजन नहीं है। ये सारे हम लोगों की बात को, हम लोगों के काम को लागू कर रहे हैं। इसलिए जनता कह रही है कि भाई डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए। पेंशन की बात हम कहे थे, 20 साल से 400 रुपये से एक पैसा इन लोगों ने नहीं भराया है। जब हमने कहा तब भराया। फ्री में बिजली देने की बात कही नीतीश कुमार जी, बोलते थे मुफ्त में बिजली नहीं दे सकते। डोमिसाइल की बात हो, हमने पहले ही कहा था कि ये लोग माई बहन योजना की कॉपी करेंगे और फिर कर रहे हैं। ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि हमारे लोग जगह जगह फॉर्म भरवा रहे हैं, तो फिर उनको आपत्ति हो रही है। बोल रहे हैं कि धांधली हो रही है। किस बात की धांधली भाई? हमारी सरकार बनेगी तो फिर चुनाव बाद हम देंगे। ये लोग तो चुनाव तक ही देंगे, उसके बाद लगा देंगे अड़ंगा। एगो लगाए हैं ना समीक्षा, तो फिर ये लोग केवल ठगने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और फिर उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजप्रताप यादव ने कहा है कि किसी की भी मां के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तेजप्रताप यादव से एक इंटरव्यू के दौरान जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से सभी को बचना चाहिए। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी के परिवार के ऊपर, किसी की माँ और फिर बहन के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि जिसने भी ऐसा किया है उसे सजा होनी चाहिए। तेजप्रताप यादव ने आगे कहा है कि माँ से हम भी प्रेम करते हैं, जो हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है। माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वे अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, त्योहारों का मौसम आते ही बिहार और फिर पूर्वांचल जाने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। जब दिवाली और फिर छठ पूजा पर घर लौटने की चाहत इतनी गहरी होती है कि ट्रेनें महीनों पहले ही फुल हो जाती है। इस बार यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने टिकट बुकिंग की सीमा बढ़ा दी है और कल 7 सितंबर से ही आप 6 नवंबर 2025 तक की यात्रा के लिए आरक्षण करा सकते हैं। साथ ही साथ हजारों फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स और फिर नई सेवाएं शुरू की गई है ताकि कोई भी यात्री अपने घर जाने से वंचित ना रहे। जगह पर ट्रेन में रिजर्वेशन जारी है और फिर अब आप घर जाने के साथ साथ वापसी की टिकट भी बुक करा सकते हैं। रेलवे ने जानकारी दी है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को देखते हुए 12,000 से ज़्यादा फेस्टिवल
स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाए जाएंगे। साथ ही साथ यात्रियों को 20% रिटर्न टिकट छूट दी जाएगी। इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच आगे की यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी के टिकट एक साथ बुक करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया है कि पटना, दरभंगा, गया और फिर मुजफ्फरपुर जैसे रूट्स पर 14 स्पेशल ट्रेन से करीब 588 ट्रिप्स चलाई जाएगी। इससे त्योहारों के समय टिकट की भारी मांग को संभालने में मदद मिलेगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में रावण ने एंट्री मार ली है। रावण आरजेडी नेता और बक्सर से के सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी नेताओं पर विवादित बयान दिया है, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और फिर विजय कुमार सिन्हा को रावण बता दिया है। राजद सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। अपने चुनावी क्षेत्र में सुधाकर सिंह भ्रमण पर थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। सांसद ने कहा कि वे 5 साल पहले इलाकों में रहते हैं जब बरसाती मेंढक की तरह बरसात के समय नहीं आते हैं। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में सुधाकर सिंह ने विवादित जवाब दिया है। उन्होंने दशहरा में पटना गांधी मैदान में रावण दहन प्रकरण की याद दिला दी है। राजद नेता ने कहा है कि रावण दहन के समय अगल बगल देख करके नीतीश कुमार ने तीर धनुष फेंक दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास ही रावण है। जिस रावण को मारने जा रहे हैं वह तो नकली है। इसे मारने से काम नहीं चलेगा, असली रावण को मारना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि बक्सर में राजद फिर से चुनाव जीत दर्ज करेगा। लोकसभा 10,000 से हारे थे, विधानसभा में 20,000 से हारेंगे। एक अन्य बयान में सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और फिर आरएसएस ने अपने 2 नेताओं को डिप्टी सीएम के रूप में उनके पीछे लगा दिया है। बिहार में कई सीएम हैं, अब तो फिर अफसर भी चिट्ठियां निकालने लगे हैं। दोस्तों, राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को कॉपी करने के सिवा कुछ कर नहीं सकते। माई बहन मान योजना को लेकर के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि हम डंके की चोट पर फॉर्म माँ बहन मान योजना का भरेंगे। महिलाओं को सम्मान देंगे और फिर उनकी उन्नति और आर्थिक प्रगति के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी प्रयास करते रहेंगे। वहीं पर 17 सालों से अपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धा पेंशन जो आप 400 रुपये दे रहे थे उसको बढ़ोतरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आपने सोचा तक नहीं है। जहाँ उस पर भी तेजस्वी यादव जी ने आपको नींद से उठाया। आप तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। तेजस्वी यादव जी का जो विजन है, दृष्टि है, रोड मैप है, उसका ब्लूप्रिंट है। वो नई सोच के हैं, नई जमाने के हैं। उनके हर चीज़ को आप कॉपी करके उनके हर चीज़ के नकल करने के सिवा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मोदी नीतीश के डबल इंजन सरकार में विकास की गंगा बह रही है। आज डबल इंजन की सरकार में बड़े बड़े पुलों के अलावा 4 और फिर 6 लेन सड़कें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। आपसी समन्वयता बनी रहे, जिसे लेकर के पूरे बिहार सभी विधानसभा में एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने इंडिया की वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस राजद के मंच से प्रधानमंत्री मोदी एवं उनकी दिवंगत माता के प्रति इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की कड़ी निंदा की है और कहा कि बिहार की जनता इसका हिसाब वोट के माध्यम से लेगी। वहीं पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के किसी भी कॉलेज से बिहार के कॉलेज में व्यवस्था कम नहीं है। जब पहले बिहार में बिहारी को गाली देते थे, पहले बाहर में बिहारी को गाली देते थे और आज बिहारी होना गर्व की बात है। दोस्तों, बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के जीवन में सुधार के लिए मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक उपकरणों पर 50% सब्सिडी, उन्नत बीजों पर अनुदान और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे न केवल गन्ना उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जब बिहार सरकार गन्ना किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, विशेष रूप से भोजपुर जिले को उन्नत गन्ना उत्पादन का केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना से गन्ने की मिठास लौटेगी और फिर किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। जैसे सरकार किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक मशीनों पर 50% छूट और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ताकि वे नई तकनीकों का उपयोग कर सके। यदि ये योजना सफल होती है तो फिर हजारों किसानों की आय में वृद्धि होगी और फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए एक बड़ी बात कह दी है। जब भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के संदर्भ में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दुश्मन तक कह डाला है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिर प्रधानमंत्री मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। जहाँ राज्यसभा में विपक्ष के नेता और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी और फिर डोनाल्ड ट्रंप दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के लिए वोट मांगते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मोदी और ट्रंप का गठबंधन भारत की कीमत पर हुआ है। उन्होंने पूरे देश का माहौल को खराब कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के प्रभाव पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बहुत भारी टैरिफ लगाया है। 50% के अतिरिक्त टैरिफ के बाद उन्होंने हमारे लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आप अपने विचारधारा पर चलें और फिर देश के नागरिकों की रक्षा करें, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले आता है और आपकी दोस्ती उसके बाद आती है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि भारत पिछले कई दशकों से निष्पक्षता और फिर गुट निरपेक्षता की विदेश नीति पर चलता आ रहा है और इसे उसी रास्ते में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, कल किशनगंज में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कह दी है। जहाँ जनसुराज पार्टी ने किशनगंज के मदरसा अंजुमन इस्लामिया मैदान में बिहार बदलाव इजलास का आयोजन किया। इजलास को संबोधित करने के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजद और महागठबंधन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राजद और महागठबंधन के लोगों को अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो फिर बताएं कि पिछले 30 साल से क्यों नहीं मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई और फिर रोजगार की व्यवस्था की है। किशनगंज में कितने स्कूल यूनिवर्सिटी बनवा दिए। उन्होंने सिर्फ भाजपा का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लिया है। वहीं पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जदयू को 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। मैंने पहले बंगाल में भाजपा के बारे में भी कहा था कि उन्हें 100 सीटें नहीं आएगी और अब जेडीयू के बारे में भी कह रहा हूँ। इससे पहले इजलास को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी यात्रा से आज करीब 1.25 करोड़ लोग जुड़े हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। जब मुस्लिम समाज ने जनसुराज को जोड़ने में बड़ी भूमिका अदा की है, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलमान समाज के लोग आज तक लालटेन का तेल बन करके जलते रहे हैं, लेकिन अब लालटेन की रोशनी बुझने वाली है। उन्होंने कहा कि आपकी वोट की बड़ी कीमत है, इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनिए। हम लोग हैं, आपके लिए लड़ेंगे। आप अल्लाह को छोड़ करके किसी से मत डरिए। आपने इतना सब कुछ देख लिया, भाजपा, मोदी, योगी का शासन, यूसीसी, एनआरसी देख लिया, अब क्या डरना है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने सम्मेलन में कहा कि भाजपा को सिर्फ 40% हिंदू समाज का वोट मिला है। हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहेब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। ये लोग कभी भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे। गांधी को, लोहिया को या फिर समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, भाजपाइयों ने नहीं लड़ी। अगर ऐसे हिंदुओं के साथ 20% मुस्लिम भी आ गए तो फिर जो समीकरण बनेगा वह भाजपा को हरा देगा। जनसुराज की कोशिश है कि उन हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज को जोड़ करके भाजपा को शिकस्त दी जाए। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने इस साल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में प्रवेश कर देने की मांग की है। जब उसके बाद से कई जेडीयू नेताओं ने उनके बयान का समर्थन किया। जब पटना में आरएसएस की रैली में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर निशांत कुमार तुरंत राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं तो फिर जेडीयू को विधानसभा में नुकसान होगा। सियासी जानकारों और फिर नीतीश कुमार से जुड़े हुए करीबी सूत्रों ने बताया है कि निशांत राजनीति में आने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें अपने पिता की मंजूरी चाहिए। सूत्र ने आगे कहा है कि हम वंशवाद को बढ़ावा न देने के मुख्यमंत्री के रुख से वाकिफ हैं, लेकिन हमें व्यवहारिक होना होगा। अगर जेडीयू को एक पार्टी के रूप में जिंदा और फलते फूलते रहना है तो फिर निशांत को राजनीति में लाना होगा। सिर्फ वही कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकते हैं और पार्टी को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि निशांत राम मनोहर लोहिया और फिर जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं की रचनाओं को पढ़ने के अलावा प्रमुख
सरकारी निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं। सूत्रों ने बताया है कि जेडीयू नेताओं का एक वर्ग सीएम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वे निशांत के राजनीति में प्रवेश को हरी झंडी दे दे। जेडीयू के एक नेता ने बताया है कि नीतीश के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों और फिर पार्टी संगठन और शासन पर इसके प्रभाव के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं में पार्टी के भविष्य को लेकर के चिंताएं बढ़ रही है। एक जेडीयू नेता ने कहा है कि सीएम अब पहले जैसे नेता नहीं रहे, जहां हम ये भी जानते हैं कि कैसे कुछ नौकरशाह अहम नीतिगत फैसलों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। अब जब चुनाव होने वाले हैं तो फिर हमें निशांत से ये संदेश चाहिए कि जेडीयू की उत्तराधिकार योजना तैयार है। दोस्तों, सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन की बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। जब सूत्रों के अनुसार बैठक में कांग्रेस ने 66 सीटों पर लड़ने का दावा किया है, वहीं पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ही खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस 4 सीटें कम करके 66 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन राजद अभी भी कांग्रेस के इस फॉर्मूले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राजद के हिसाब से 54 से 60 सीटों के भीतर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 27 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। कुल मिलाकर के 46 सीटों का कांग्रेस का दावा पक्का माना जा रहा है, लेकिन राजद 10 और सीटें बढ़ाने को तैयार है, यानी कि 56 सीटों के आसपास कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। वहीं पर राजद की दलील है कि गठबंधन में शामिल पशुपति कुमार पारस की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी और फिर हेमंत सोरेन की पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें देनी चाहिए। तो फिर जाहिर है बड़ी पार्टियों को ही इसके लिए अपनी सीटों से समझौता करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने बैठक में कांग्रेस को ये साफ साफ कह दिया है कि एनडीए से लड़ना है तो फिर हर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। किशनगंज में जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किशनगंज स्थित अंजुमन इस्लामिया मदरसा में बिहार बदलाव इजलास को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक असमानता और फिर मुस्लिम समुदाय की भूमिका पर खुल करके अपनी बात रखी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमने कई जगह उन नेताओं की मदद की जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी को हराया है, लेकिन हम पार्टी नहीं विचारधारा की राजनीति करते हैं। लेकिन हम पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा की राजनीति करते हैं। कौन पार्टी कैसी है इस विवाद में नहीं पड़ते। आज का हुक्मरान जालिम है तो फिर मानिए कि उसे चुनने में आपसे गलती हुई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान हैं और आधे से ज़्यादा मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला सकते। उन्होंने कहा है कि आपको बार बार बताया गया है कि आप अल्पसंख्यक हैं। नेताओं ने आपको मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया है, जबकि आबादी के अनुपात में आपके 40 विधायक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 19 विधायक हैं। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से अपील की है कि वे तादाद की चिंता छोड़ करके हक के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा है कि अगर आप रास्ता बनाएंगे तभी रास्ता बनेगा। भाजपा की ताकत उसकी विचारधारा है, अगर उसे हटाना है तो फिर गांधी की विचारधारा को अपनाना होगा। जी, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ मुसलमानों को अकेले लड़ने की बात करते हैं, जबकि जनसुराज की सोच है कि सभी हिंदू और मुसलमान मिलकर के बदलाव लाएं। उन्होंने कहा कि आज भी आधे से ज़्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं। प्रशांत किशोर ने जोर देकर के कहा है कि अगर बिहार बदलेगा तो फिर देश बदलेगा। अगर आप गलत को चुनेंगे तो फिर गलत ही पाएंगे। सही को चुनिए ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिल सके। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। बीपीएससी सहित इन कई विभागों में बम्पर बहाली निकली है। जहाँ देश भर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और फिर असम सहित कई राज्यों में शिक्षकों, प्रिंसिपल, एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन नियुक्तियों को बीपीएससी, आरपीएससी और डब्ल्यूबीएसएससी और फिर अन्य आयोगों के माध्यम से किया जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। जब बीपीएससी के बारे में बात किया जाए तो इसकी वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट में जाकर के इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद इसकी अप्लाई करने की प्रोसेस को आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। वहीं पर आरपीएससी यानी कि राजस्थान के बारे में राजस्थान में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट में जाकर के आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ें और आवेदन करें। वहीं पर आसाम के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी वेबसाइट है DEE.assam.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ें, जानें, उसके बाद अप्लाई करें। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी गतिविधियां और तेज कर दी है। पीएम मोदी हर महीने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
बिहार दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के अनुसार 13 सितंबर को जेपी नड्डा बिहार पहुंचेंगे। हालांकि उनका ये दौरा निजी कार्यक्रम के तहत है, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान वे राज्य नेतृत्व के साथ गठबंधन और फिर चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी 15 सितंबर को संभावित बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वे पूर्णिया एयरपोर्ट सहित कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और फिर राज्य को करोड़ों की सौगात देंगे। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। वे क्षेत्रीय बैठक करेंगे और फिर पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं पर भाजपा नेतृत्व लगातार बिहार में संगठन को मजबूत करने और फिर चुनावी समीकरण साधने में पर जोर दे रहे हैं। एनडीए और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्तर पर रणनीति में जुटे हैं। ऐसे में नड्डा और शाह के कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे हैं। अमित शाह की बैठकों को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं की में खासा उत्साह है। पार्टी का संदेश साफ है कि आने वाले चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गौरतलब है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के लगातार दौरे ने बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया है। विपक्ष जहां पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं पर भाजपा अपने संगठन और फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने पर काम कर रही है। लगातार दौरे से ये साफ हो रहा है कि भाजपा हर स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियों को परख रही है और जनता तक पहुंचने की रणनीति को मजबूत बना रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सीवान पहुंचे। सीवान में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों के लिए कितना काम किया है ये आप सब याद रखिए। लालू यादव के राज में जहां पर पटना जैसे बड़े शहरों में भी दिन भर में मुश्किल से 8 घंटे बिजली मिलती थी, वहीं पर हमने आज गांव-गांव तक 22 से 24 घंटे बिजली पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है और फिर चुनाव में जनता को सरकार की इन उपलब्धियों को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं पर मंच से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू राज में सड़कों की हालात इतनी ख़राब थी कि या वो तो गड्ढे में सड़क मिलती थी या फिर सड़क में गड्ढा। आज हज़ारों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं, जिसकी बदौलत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 14,000 किलोमीटर की यात्रा आराम से पूरी कर पाए, जब पहले 2 घंटे का सफ़र तय करने में पूरा दिन लग जाता था। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जमकर के तारीफ़ की है और फिर जनता से उन्हें एक बार फिर से जिताने की अपील की है। दोस्तों, बिहार के 14,000 किसानों को हाईटेक खेती के लिए ट्रेनिंग मिलेगी और नई तकनीक और मार्केटिंग कौशल सीखेंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार के 14,000 किसानों को हाईटेक ट्रेनिंग सीखने को मिलेगी। बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। बिहार के करीब 14,000 किसानों और ग्रामीण युवाओं को अब खेती से जुड़े हुए आधुनिक तकनीकों और फिर बाजार रणनीतियों की विशेष प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल उनकी उपज बढ़ाने बल्कि उन्हें बेहतर आय और फिर रोजगार से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने 86 से अधिक प्रतिष्ठित संस्थानों को शामिल किया है। इनमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, विभिन्न कृषि और फिर उद्यान महाविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और बामेती जैसे संस्थान शामिल है। इन केंद्र में प्रशिक्षकों की देखरेख में किसानों को व्यवहारिक और फिर थ्योरी दोनों स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब तक कई किसान पारंपरिक तरीके से खेती करते आ रहे थे, जिनके पास अनुभव तो था लेकिन तकनीकी प्रमाण पत्र नहीं है। आरपीएल के माध्यम से ऐसे अनुभव किसानों की पहचान की जाएगी और उन्हें मूल्यांकन के बाद प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इससे उन्हें एक्सपर्ट किसान के रूप में पहचान मिलेगी, जो कि भविष्य में विभिन्न योजनाओं में उनकी भागीदारी को आसान बनाएगी। ये योजना केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को भी कृषि क्षेत्र से जोड़ना है। जब प्रशिक्षित युवाओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में विभागीय और फिर औद्योगिक योजनाओं से जोड़ा जाएगा, इससे उन्हें रोजगार के साथ साथ अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिलेगा। दोस्तों, इस खबर में हम नीतीश कुमार की लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि अपने बुलंद हौसले और काबिलियत से राजनीति की खुरदरी जमीन पर कदम रखने वाले नीतीश कुमार बिहार में इतिहास पुरुष बन चुके हैं। उन्होंने राजनीति और बिहार के विकास में कई कीर्तिमान गढ़े हैं। भविष्य की राजनीति में शायद ही कोई नेता उस ऊंचाई को छू सके। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो या फिर बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ईमानदार प्रयास की पहल हो, नीतीश कुमार ने राजनीतिक नफा नुकसान को नजरअंदाज करते हुए मजबूत और फिर प्रभावी फैसले लिए हैं। निजी जिंदगी की बात करें तो भले ही नीतीश मंजू की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन इससे पहले दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो ही गया था। इस स्टोरी में हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा के इश्क का पूरा अफसाना। इश्क हुआ पर दीदार के लिए
करना पड़ा शादी का इंतजार। दरअसल भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार नीतीश कुमार की लव स्टोरी और शादी दोनों ही दिलचस्प है, जिससे आज के युवा प्रेरणा भी ले सकते हैं। एक दौर वो भी था जब शादी से पहले लड़की और लड़की का एक दूसरे को देखना मिलना ठीक नहीं माना जाता था। लड़का लड़की की शादी परिवार के बुजुर्ग यानी कि माता पिता ही तय किया करते थे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। नीतीश और मंजू की शादी परिवार वालों ने तय की थी। नीतीश ने भी मंजू से मिले बिना ही विवाह के लिए अपनी सहमति भी दे दी थी। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी से इश्क करना पड़ता है और लड़की से इश्क हो जाता है, पर ऐसा नीतीश कुमार के साथ नहीं हुआ। इसमें सबसे दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार कॉलेज से सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही मंजू सिन्हा से इश्क कर बैठे, और वे भी बिना देखे। मंजू सिन्हा के पिता कृष्णानंदन सिन्हा सिसोदिया गांव के रहने वाले थे और फिर स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। कृष्णानंदन सिन्हा को अपनी बेटी मंजू सिन्हा के लिए सुयोग्य वर की तलाश थी। जब उस दौरान मंजू सिन्हा पटना मगध महिला कॉलेज में समाज शास्त्र की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौर में नीतीश कुमार बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। कृष्णानंदन ने नीतीश कुमार के बारे में जानकारी जुटाई। जब परिवार और फिर जमीन जायदाद के अलावा संपन्न परिवार को देखते हुए अपनी बेटी की शादी नीतीश कुमार से तय कर दी। ये जानकारी नीतीश कुमार को भी दी गई। ये भी जानकारी मिल गई कि उनकी होने वाली पत्नी मंजू सिन्हा पटना यूनिवर्सिटी में ही सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। पिता कविराज राम लखन सिन्हा ने ही नीतीश कुमार को मंजू सिन्हा से शादी होने की जानकारी दी। साथ ही मंजू सिन्हा की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानकारी दी गई। जब वहीं पर इसके बाद नीतीश के 3 करीबी दोस्तों ने मंजू देवी को देखने की योजना बनाई। इसके बाद बिना किसी को सूचना दिए काफ़ी जद्दोजहद के बाद सोशियोलॉजी विभाग में पहुंच गए। दूर से देखने के बाद नीतीश के दोस्तों ने मंजू सिन्हा को रोकने की कोशिश की जिससे बात की जा सके, लेकिन वे नीतीश के दोस्तों के इरादे भांप गई और फिर बिना बात किए चली गई। बहरहाल नीतीश कुमार के तीनों दोस्त मिले तो फिर उन्होंने मंजू सिन्हा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कुल मिलाकर के तीनों दोस्तों ने मंजू सिन्हा को पास कर दिया और फिर नीतीश कुमार को कहा कि ये शादी कर लो। यह कहा जाता है कि नियति ने ही नीतीश और मंजू की जोड़ी को मिलाई थी। ये महज इत्तेफाक था कि जब परिवार ने नीतीश और फिर मंजू सिन्हा की शादी तय की तो फिर दोनों पटना में ही पढ़ाई कर रहे थे। जहाँ पर नीतीश इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मंजू सिन्हा सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। जानकारी की माने तो मंजू सिन्हा ने कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान शिक्षक बनने की ख्वाहिश मन में पाली थी। इसके साथ ही वे किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के से शादी करना चाहती थी। इस तरह मन की मुराद पूरी हो गई। नियति को यही मंजूर हुआ और साल 1973 में मंजू सिन्हा और फिर नीतीश की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। शादी समारोह शानदार तरीके से हुआ। इस शादी में नीतीश कुमार के साथ पढ़े कॉलेज की साथी भी शामिल हुए। नीतीश कुमार का कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान ही सामाजिक विचारधारा की ओर उनका रुझान हो गया था। जब स्कूल में पढ़ने के दौरान दहेज प्रथा के खिलाफ विचार रखने लगे थे। उन्होंने शादी के बाद साल 1974 से 1977 के दौरान जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसे में जब नीतीश को पता चला है कि नीतीश कुमार के पिता राम लखन ने मंजू सिन्हा के पिता से दहेज में 22,000 लिए हैं तो फिर वे नाराज़ हो गए। जहाँ इसकी भी एक वजह थी कि बिहार ही नहीं बल्कि देश में करीब करीब हर जगह दहेज लेने का चलन था। और सच बात यह है कि अब भी है। दरअसल जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी शादी में दहेज लिया जाए, इसलिए पिता को पैसे लौटाने के लिए कह दिया गया। भले ही नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा दोनों ही पटना में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। इसके लिए नीतीश कुमार की ओर से कोशिश भी नहीं की गई। शादी के दौरान नीतीश कुमार ने मंडप में शादी समारोह के दौरान उन्होंने मंजू सिन्हा का चेहरा देखा। इस दौर में लड़कियों और फिर लड़कों में मुलाकात का चलन भी नहीं था। माता पिता ही अपने बेटा बेटी का रिश्ता कर देते थे। मंजू कुमारी ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद अध्यापन के तौर पर पेशे को चुना। इसके बाद उन्होंने सालों तक पटना में एक स्कूल टीचर की जिम्मेदारी निभाई। मंजू का 2007 में निधन हो गया। इस दौरान घर में माहौल बेहद गमगीन था। पत्नी की मौत के चलते नीतीश की हालात बेहद खराब हो गई थी। उन्होंने खुद पत्नी की अर्थी को कंधा दिया और इस दौरान वे लगातार रोते रहे। राजनीति में सक्रियता के चलते नीतीश और मंजू ज्यादा साथ नहीं रह पाते थे। इस पर अक्सर मंजू कहती थी कि रिटायरमेंट के बाद साथ रहेंगे, लेकिन ये ख्वाहिश अधूरी की अधूरी रह गई क्योंकि वे नीतीश को अकेला छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। जब वहीं पर नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में पत्नी मंजू की आदमकद प्रतिमा बनवा दी गई।
वहीं पर नीतीश कुमार प्रत्येक पुण्यतिथि और फिर जयंती पर यहाँ आते हैं और मंजू को नमन करते हैं।